हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट यानी कि सरकार की संपत्ति के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइट्स लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के अधिकार क्या हैं और सरकार के दायित्व क्या है, और किन केस को लेके किन बातों के आधार पर सरकार के खिलाफ न्यायालय में वाद यानी कि सूट फाइल किया जा सकता है, और सरकार और इसके अधिकारियों के पास क्या उन्मुक्तियां या इम्यूनिटी है कि जिसके तहत उनके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उससे पहले हम लोग फिर से कुछ शब्दों को जान लेते हैं, कुछ वर्ड्स को, जो कि वो बार बार हमारे सामने आएंगे। इनमें सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट को कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि इट्स एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल असेंट यानी कि सभी पक्षों की सहमति के द्वारा बनाए जाते हैं, और अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का वायलेशन या उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी पार्टी है, हर पार्टी के पास कुछ अधिकार होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, और उन राइट के साथ साथ कुछ ड्यूटी भी होती हैं जो उनको पूरी करनी होती है। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे शब्द की या टर्म की, जो है लायबिलिटी। लायबिलिटी को सिंपल टर्म में हम लोग समझे तो लायबिलिटी एक कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि परिणाम है। किस चीज़ का परिणाम है? जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को या अपनी ओब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है, यानी कि जो कानूनी कर्तव्य उसके, जो लीगल ड्यूटी थी, उस ड्यूटी को उसने पूरा नहीं किया, तो कानून के तहत जो परिणाम सामने आएंगे वो लायबिलिटी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, कि आप शराब पी के गाड़ी मत चलाओ। तो आपकी ओब्लिगेशन ये है कि आप उस कानून का पालन करो, आपकी लीगल ड्यूटी बनती है कि आप शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, लेकिन आपने उस लीगल ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, उस कर्तव्य का पालन नहीं किया, आपने शराब पी, आपने गाड़ी चलाई। आगे जाने पे पुलिस ने आपको रोका, और पकड़े जाने पे पुलिस आपको, मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये का आपको चालान किया, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया, तो आपकी जो ओब्लिगेशंस थी कि आप शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, आपने उसको फुलफिल नहीं किया। पकड़े जाने पे जो 10,000 की आपका फाइन है या लाइसेंस को सस्पेंड किया है, वो आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर ऑफ ओब्लिगेशन। जब आप अपनी ओब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते हैं, अपने विधिक कर्तव्य जो है उसको पूरा नहीं करते हैं, पूरा ना करने पर जो कॉन्सिक्वेंसेज सामने आएंगे उसको ओब्लिगेशन कहा जाएगा। तीसरा वर्ड है हमारे सामने टोर्ट्स, TORTS, टोर्ट्स, या फिर जिसको बोलते हैं गलती। कानून की नज़र में या लॉ के अकॉर्डिंग जो टोर्ट्स या गलती है, लॉ के अकॉर्डिंग टोर्ट्स बोलते हैं कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी गलत काम जिससे किसी एक व्यक्ति को हानि हुई है या उसके राइट है उसका वायलेशन हुआ है, और उसके वायलेशन के बाद कानून के तहत उसको लीगल रेमेडी अवेलेबल है, यानी कि उसका विधिक उपचार उपलब्ध है, यानी कि जो उसको नुकसान हुआ है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, वो आपका टोर्ट्स है। दो तरीके से हो सकते हैं, यानी कि एक तो नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से गलती हो सकती है, या इंटेंशनल हो सकती है, जानबूझ के की जाए। मान लीजिए कि कोई सरकारी गाड़ी है और सरकारी गाड़ी ने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी, तो हो सकता है वो लापरवाही से मारी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोर्ट के खिलाफ जानबूझ के अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी मानहानि कर रहा है, डिफेमेशन है, तो वो इंटेंशनल है। पहला केस नेग्लिजेंस का था और दूसरा इंटेंशनल है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा था, अगर कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन या उल्लंघन हो रहा है वो टोर्ट्स के अंदर नहीं आता है। चौथा और आखिरी वर्ड जो है वो दो है, वो है सोवरन एंड नॉन सोवरन फंक्शन, यानी कि संप्रभु और गैर संप्रभु कार्य। सोवरन फंक्शन क्या है? सोवरन फंक्शन को हिंदी में संप्रभु कार्य भी बोलते हैं। ये वो काम है कि अगर वो काम ना किए जाए तो स्टेट या राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसका उदाहरण दे सकते हैं कि डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस, यानी कि अगर डिफेंस नहीं होगा, जो भारत एक राज्य है, स्टेट है, अगर इसकी डिफेंस सेना अगर इसके डिफेंस का कार्य नहीं करेगी तो हो सकता है कि पड़ोसी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे और भारत का अस्तित्व खतरे में आ जाए। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगर पुलिस नहीं होगी और लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बनाएगी तो हो सकता है देश में
आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाए, हिंसक गतिविधियां बढ़ जाए और लोगों के जान माल को नुकसान हो और भारत का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है। तो यानी कि वो सभी कार्य यानी कि जो सरकार करती है, और अगर वो सरकार ऐसा ना करे तो उस राज्य का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकता है, उन्हें सोवरन फंक्शन बोलते हैं। दूसरा है नॉन सोवरन फंक्शन, यानी कि सोवरन फंक्शन के अलावा जो भी फंक्शन बच गए, कार्य बच जाते हैं, उन्हें गैर संप्रभु कार्य कहा जाता है। यानी कि ये ऐसे काम होते हैं जिनको कोई प्राइवेट या इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति भी या व्यक्तियों का समूह कर सकता है। इसको अगर एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि सरकार बसेस चलाती हैं, परिवहन सेवा सरकार चलाती है, ये काम कोई प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। इसके अलावा बैंकिंग है, जो बैंकों का काम है वो सरकार अगर नहीं भी करेगी तो उस काम को प्राइवेट प्लेयर भी कर सकते हैं। तो ये नॉन सोवरन फंक्शन का उदाहरण है। अब हम लोग जानते हैं कि सूट बाय एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा और सरकार के विरुद्ध किस तरीके से वाद है वो कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 300 आर्टिकल 300 ये बोलता है कि केंद्र और राज्य सरकार लीगल एंटिटी है, यानी कि एक विधिक सत्ता है। कानून की नज़र में केंद्र और राज्य सरकार एक व्यक्ति है। तो केंद्र और राज्य सरकार खुद भी किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, या कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भी सूट या कोर्ट में वाद को दायर कर सकता है। 74वें संविधान संशोधन 1978 यानी कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत एक आर्टिकल 300A भी जोड़ा गया है, जो ये बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना, यानी कि गैर कानूनी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से, संपत्ति से वंचित किया है, तो वह सरकार के विरुद्ध वाद को या सूट को फाइल कर सकता है। अब हम देखते हैं कि सरकार की लायबिलिटी क्या है, सरकार के दायित्व। इनमें सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड लायबिलिटीज, यानी कि अनुबंध से संबंधित दायित्व सरकार के पास क्या है। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 298 आर्टिकल 298 बोलता है कि केंद्र और राज्य सरकार के पास ये एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यकारी शक्ति है कि जिसके तहत वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि अर्जित किया जा सकता है, उसको होल्ड कर सकते हैं, रखा जा सकता है, उसको बेच सकते हैं, कैन बी सोल्ड, और उसको डिस्पोज ऑफ यानी कि उसको प्रयोग किया जा सकता है, या सरकार ट्रेड कर सकती है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के माध्यम से। लेकिन इसके लिए जो है 3 कंडीशंस होनी चाहिए, 3 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और वो 3 कंडीशन संविधान के अनुच्छेद 299 यानी कि इससे आगे वाला आर्टिकल है 299 में है। ये 3 कंडीशन बोलती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से बनाया जाना चाहिए। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एग्जीक्यूशन, उसका क्रियान्वयन है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से हो। और तीसरा जो है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वही व्यक्ति एग्जीक्यूट करेंगे जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल ने इसके लिए नॉमिनेट किया हो। इसको एग्जाम्पल से समझे और बेटर रहेगा। हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए जो नोटिफिकेशन निकलता है, तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि राष्ट्रपति महोदय की ओर से। तो यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के नाम से है। और स्टेट पीसीएस के नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि राज्यपाल महोदय के ओर से। और जो सबसे नीचे है उसमें जहाँ पे जो सेक्रेटरी के साइन होते हैं सचिव के, उसके ऊपर लिखा होता है कि राष्ट्रपति महोदय के आदेशानुसार या राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार। तो ये जो है उनके नाम से एग्जीक्यूट भी हो रहा है। और तीसरा, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल ने निर्देशित किया है, चाहे वो सेक्रेटरी हो या डिप्टी सेक्रेटरी हो। ये 3 कंडीशंस हैं। अगर इन 3 कंडीशंस को कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय फॉलो किया गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड रहेंगे, यानी कि न्यायालय इन्हें वैध ठहराता है, वैलिड ठहराता है। और अगर इन 3 कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया है तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो कोर्ट के सामने नहीं ठहरेगा, यानी कि कोर्ट उन्हें अवैध ठहरा देगा। और इस प्रकार बने हुए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो इसके लिए लायबल या उत्तरदायी नहीं रहेगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इन 3 कंडीशन को फॉलो करके बनाया है तो उस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर चैलेंज किया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसके लिए जवाबदेह होगी। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर इससे संबंधित केस किया जा सकता है। अब हम लोग एक केस स्टडी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की,
जहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो 299 की 3 कंडीशन को फॉलो करके नहीं बनाया गया था। तो उसके तहत जो है इस कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा भी स्टेट गवर्नमेंट को मिला, लेकिन उसके लिए जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसको कोर्ट ने जो है उसको लायबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। केस ये था कि बीके मंडल वर्सेस सन्स नाम से कंपनी थी। वो कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी, बिल्डिंग्स वगैरह बनाती थी। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसने कुछ स्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स बनाई, उस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने यूज़ किया, पश्चिम बंगाल सरकार ने। और उसके बाद जब उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उस कंपनी ने सरकार को शू करने की, यानी कि सरकार के ऊपर वाद या केस चलाने की कोशिश की। तो कोर्ट ने अपनी जांच में ये पाया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 299 की कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो स्टेट को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो ऑनरेबल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, आपको कंपनसेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मिलेगा। तो सीन ये है, या ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर 299 की तीनों कंडीशन को फॉलो करके कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, और अगर उस कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है तो उसके लिए ना केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, बल्कि इसके लिए वो अधिकारी जिम्मेदार होगा जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है। अब इसमें बिल्कुल आखिरी में ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है 299 की कंडीशन को फॉलो करते हुए, इसमें ना ही राष्ट्रपति, ना ही राज्यपाल और ना ही उसको एग्जीक्यूट करने वाले अधिकारी, जिन ऑफिसर्स ने इसको क्रियान्वित किया है, वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, बल्कि सरकार जिम्मेदार होती है। दूसरा देखते हैं कि लायबिलिटी ऑफ द सिविल टोर्ट, यानी कि जो नागरिक गलती है उसकी जिम्मेदारी। हमने टोर्ट्स के बारे में समझा था कि टोर्ट यानी कि वो रॉन्गफुल एक्ट है, वो गलतियां हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान होता है या उसके अधिकारों का अतिक्रमण या वायलेशन हुआ है, और ऐसी उसके नुकसान के लिए और उसके वायलेशन के लिए कानून के तहत उसके लिए मदद अवेलेबल है, तो वो टोर्ट्स में आता है। टोर्ट्स के अंदर या नागरिक गलती के ऊपर सरकार का स्टैंड या अभी ये है कि जो भी संप्रभु कार्य है, सोवरन फंक्शन के अंदर जो भी सिविल टोर्ट हुए हैं या जो भी नागरिक गलती है, सोवरन फंक्शन में हुई नागरिक गलती के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर कोई गलती होती है और वो नॉन सोवरन फंक्शन यानी कि गैर संप्रभु कार्यों के लिए है, तो उस कार्यों के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये जो सोवरन और नॉन सोवरन फंक्शन के बीच का जो एक डिफरेंशिएशन दिया गया है, जो व्याख्या दी गई है, ये बहुत पुरानी है। यानी कि इस संबंध में 1861 में पीओ स्टीम नेविगेशन केस हुआ था, जिसमें जो है पीओ स्टीम नेविगेशन कंपनी ने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के ऊपर केस दर्ज किया, और उस केस के तहत जो है तत्कालीन जो न्यायालय था ब्रिटिश सरकार का, उसने ये निर्णय दिया था कि सोवरन फंक्शन के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, लेकिन जो नॉन सोवरन फंक्शन है उसके लिए सरकार को कंपनसेट करना होगा या उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पीओ स्टीम नेविगेशन केस के अंदर एक कोई सरकारी कर्मचारी था और वो एक घोड़ा गाड़ी चला के लेके जा रहा था। उस घोड़ा गाड़ी की वजह से एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, वो घायल हो गया। तो उस नेग्लिजिबिलिटी की वजह से केस किया गया, और केस ने जो है सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि जो घोड़ा गाड़ी है वो एक नॉन सोवरन फंक्शन है, यानी कि ये तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि घोड़ा गाड़ी अगर ना चलाएंगे तो राज्य के स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है उसको खतरा होगा, तो इसको दोषी ठहराया। इसी के अंदर 1962 में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस था, जहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर थे, डीएम जिसको बोलते हैं, उनकी गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, और उस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक पैदल व्यक्ति की गाड़ी की नीचे आने से मौत हो जाती है। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल है, गाड़ी चलाना है या उसका रखरखाव है, वो नॉन सोवरन फंक्शन में है। ऐसा कोई इंसिडेंस या ऐसा कोई आधार नहीं बनता कि अगर गाड़ी नहीं चलेगी डीसी की तो स्टेट के अस्तित्व को खतरा है, तो स्टेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो 1965 में आई, वो थी कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सीन ये था कि पुलिस ने एक जगह रेड की, और रेड करने के बाद वहाँ से पुलिस को सोना मिला। उस सोने को सीज करके यानी कि जब्त करके पुलिस मालखाना जो है उसमें उस सोने को रखवाया गया, जो कि प्रोसीजर है। फिर पुलिस का एक कांस्टेबल उस सोने को चुरा के विदेश भाग जाता है।
जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो पुलिस है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो सोवरेन फंक्शन है, सरकार का संप्रभु कार्य है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो स्टेट के अस्तित्व को खतरा है, और सोवरेन फंक्शन में अगर कोई गलती होती है, सिविल टोर्ट है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो यानी कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और सुप्रीम कोर्ट जो है फिर ने इस मामले की आलोचना करनी शुरू की, अपना स्टांस बदला, और 1994 में नगेंद्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पीओ स्टीम नेविगेशन केस के अंदर जो सोवरेन और नॉन सोवरेन फंक्शन के बीच में जो दो कैटेगरी बनाई गई है ये ठीक नहीं है, और अगर सरकार की वजह से, सरकार के किसी भी काम की वजह से, किसी एक्शन से किसी भी सिविलियन को या किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचता है तो सरकार को उसके नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, चाहे वो कार्य सोवरेन फंक्शन का हो या नॉन सोवरेन फंक्शन को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया या ये डायरेक्शन दी कि जो सोवरेन फंक्शन का जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज़ किया जाना चाहिए, यानी कि जो बहुत ही सीमित मामले या बहुत ही लिमिटेड केस में इसको इस्तेमाल किया जाए। फिर यही बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉमन कोज केस है उसमें इस बात को दोहराया, और फिर उसी तरीके से जो कस्टोडियल डेथ केस था 2000 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसको अब रेफरेंस ना माना जाए। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सरकार के कार्यों से नुकसान होता है, चाहे वो सोवरेन या नॉन सोवरेन किसी भी प्रकार के फंक्शन में हो, तो स्टेट को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। और जो सोवरेन और नॉन सोवरेन, जो सोवरेन फंक्शन के तहत, संप्रभु कार्य के तहत स्टेट को इम्यूनिटी है, इसका बहुत ही कम मामलों में या बहुत ही सीमित मामलों में, लिमिटेड केस में इसका उपयोग किया जाए। लेकिन इसको लेके अभी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है तो हम अब भी यही लिखेंगे कि सोवरेन फंक्शन के लिए सरकार को इम्यूनिटी है, लेकिन नॉन सोवरेन फंक्शन में जो नागरिक गलतियाँ सिविल टोर्ट हुई है उसके लिए सरकार को कोई भी इम्यूनिटी नहीं है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तीसरा आता है कि लोक अधिकारी, जो पब्लिक ऑफिशियल है, लोक अधिकारियों के विरुद्ध क्या केस फाइल किया जा सकता है। तो लोक अधिकारियों की श्रेणी में सबसे बड़े अधिकारी भारत में आते हैं राष्ट्रपति, और राज्य के अंदर आते हैं राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, यानी कि जब वो अपने ऑफिस में हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभाते समय वो कोई भी काम, अगर कोई भी गलती उनसे होती है तो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए सरकार उत्तरदायी होगी। और उसकी किसी भी प्रकार की गलती या कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई भी गलती है तो उसके लिए उनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता, यानी कि उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है। अब बात करते हैं आपराधिक कार्रवाई की, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने ऑफिस में हैं, यानी कि अपने पद पे बने हुए हैं, तब तक अगर उन्होंने कोई भी, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, भले ही उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके पर्सनल कैपेसिटी में अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, तो भी ना ही उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है और ना ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, अगर उन्होंने सिविल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ऑफिशियल जो उनका कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उससे बाहर जाके पर्सनल इंटरेस्ट में उन्होंने अगर कोई सिविल गलती की है तो उस सिविल गलती के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें 2 महीने का नोटिस उस कार्रवाई को शुरू करने से पहले देना होगा। दूसरा इसके अंदर है मिनिस्टर्स का, यानी कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों को किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि मंत्री किसी भी ऑर्डर पे या किसी भी कानून के ऊपर वो सिग्नेचर नहीं करते हैं। तो उनकी स्थिति जो एक आम नागरिक की तरह है। कोई भी सिविल गलती, आपराधिक गलती उन्हें की है तो कानून उन्हें एक आम आदमी की तरह ट्रीट करता है, लेकिन कुछ प्रिविलेजेस या कुछ विशेषाधिकार उनके पास है। वो विशेषाधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का मेंबर होने की वजह से है। सबसे पहला विशेषाधिकार तो ये है कि एक मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल को अगर कोई सलाह देता है तो उस सलाह की जांच किसी भी कोर्ट में नहीं की जा सकती। इसके अलावा वो विधानसभा या देश की संसद में जो भी भाषण देते हैं उस भाषण के लिए भी उसकी जांच कोर्ट में नहीं की जा सकती, और ना ही उसके लिए उन्हें कहीं जवाबदेह ठहराया जा सकता है। तीसरा इसमें आता है जुडिशियल ऑफिसर की, यानी कि न्यायिक अधिकारी। तो न्यायिक अधिकारियों को, जो वे अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में कोई भी काम करते हैं,
तो इसके लिए इम्यूनिटी उन्हें है, यानी कि ऑफिशियल ड्यूटी में किए हुए किसी भी काम के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। और अगर जुडिशियल सेवा के, न्यायिक सेवा के अधिकारी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी से बाहर जाके भी कुछ निर्णय दे देते हैं, तब भी उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। बस एक शर्त है कि ऐसा निर्णय उन्होंने दुर्भावना यानी कि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ ना दिया हो या करप्शन के उद्देश्य से ना दिया हो, तो भी उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इतनी उन्मुक्ति या इतनी इम्यूनिटी उन्हें इसलिए दी गई है, जो जस्टिस है वो सोवरन फंक्शन का पार्ट है, और अगर न्याय नहीं होगा तो देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। और ऐसे में जो हमारे स्टेट है उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। चौथा इस कैटेगरी में आता है आपके लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। इसके अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, स्टेट सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज के अधिकारी आते हैं, चाहे वो ए, बी, सी या डी किसी भी क्लास के लिए हो। इसमें दो तरीकों की गलती के बारे में, दायित्व या लायबिलिटी के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड लायबिलिटी, यानी कि अनुबंध या संविदा से संबंधित दायित्व। जैसा हमने आर्टिकल 299 में पढ़ा कि अगर कोई भी आर्टिकल जो 299 के तहत बना है 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो उस अनुबंध के संबंध में जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले पब्लिक सर्वेंट है उन्हें अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, तो इसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन अगर उन्होंने 299 में 3 कंडीशंस का जो वर्णन है उन कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करते हैं, तो उसके लिए उन्हें उत्तरदायी या आंसरेबिलिटी उनकी होगी, उसके लिए वो उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। यानी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने संविधान के विरुद्ध यानी कि 299 के विरुद्ध किया है तो उन्हें ये इम्यूनिटी नहीं होगी, उनका दायित्व बनता है। दूसरा है सिविल टोर्ट के बारे में, यानी कि नागरिक गलतियों के बारे में। अगर सरकार के सोवरन फंक्शन, संप्रभु कार्य करते समय उन्होंने उनसे कोई सिविल गलती हुई है तो उन्हें जुडिशियल इम्यूनिटी यानी कि न्यायिक उन्मुक्ति है। लेकिन अगर कोई काम उन्होंने सरकार के नॉन सोवरन फंक्शन या गैर कानूनी काम के रूप में किया है या कानून से बाहर किया है या पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई भी काम किया है, तो उन्हें कोई भी इम्यूनिटी नहीं है, उन्हें एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया जाता है। और अगर ऑफिशियल ड्यूटी में भी अपनी आधिकारिक ड्यूटी करते समय उनके खिलाफ सिविल कार्रवाई की जा सकती है, बस शर्त यह है कि उन्हें 2 महीने पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। और अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, आपराधिक कार्रवाई भी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने से पहले भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसकी परमिशन ली जानी आवश्यक है, जो कि आर्टिकल 311 में जिसका वर्णन है। तो ये हमने सरकार की लायबिलिटी और के बारे में पढ़ा कि क्या सरकार के दायित्व है, क्या इम्यूनिटी सरकार के पास है और किस किस केस में सरकार या इसके अधिकारी है उनके ऊपर कोर्ट में केस चलाया जा सकता है और किन केसेस में नहीं। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप उन्हें कर पाएंगे। ये बड़ा टेक्निकल टॉपिक है, यानी कि इससे जुड़े हुए एग्ज़ाम एक बहुत अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और आप इससे आने वाले सभी आंसर्स को, जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल कर पाएंगे। थैंक यू।